हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पर्वत के बारे में, माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। वर्ल्ड जियोग्राफी का हमारा सिलेबस चल रहा है और आज हम पठार और मैदानों के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। पठार और मैदान, ठीक है। तो पठारों की बात करें तो पठार क्या होते हैं? पठार होते हैं, मैंने आपको पर्वत का जो चैप्टर करवाया था उसके अंदर बताया था पर्वत, पठार और मैदान के बारे में, कौन सा कितना होता है, क्या क्या उसके बारे में बताई थी मैंने। तो हमारा पठार और मैदान उसमें रह गया था और पर्वत हमने पूरा कर लिया था। तो हम पठार की बात करें तो पठार होता है भूपटल पर ऊंचा उठा हुआ भाग जो ऊपर से सपाट व चौड़ा होता है। भूपटल पर ऊंचा हुआ भाग जो सपाट व चौड़ा होता है, क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। पठारों को हम 5 भागों में व्यक्त करेंगे। पठार 5 प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार के, ठीक है। पहले की हम बात करें, इसमें आता है अंतः पर्वतीय पठार। अंतः पर्वतीय पठार, ठीक है। अंतः पर्वतीय क्या होता है? जो दो पर्वतों के बीच ऊंचा उठा हुआ भाग, दो पर्वतों के बीच जो भाग ऊंचा उठा हुआ तो है, जो सपाट और चौड़ा होता है, उसको बोला जाता है अंतः पर्वतीय पठार। जैसे ये तो है हमारा कुनलुन की पहाड़ियाँ और ये है तिब्बत के साइड में जो पर्वत है वो, ठीक है। तिब्बत का पठार है इस साइड। तो इनके बीच में जो ये चौड़ा और सपाट भाग होता है, ये कहलाता है अंतः पर्वतीय पठार। तो इसके कुछ उदाहरण देख ले हम। जैसे एक हमारा हो गया यही तिब्बत का पठार, ठीक है, जो 16,000 फीट ऊंचा है। और एक है हमारा बोलीविया का पठार, जो 12,000 फीट ऊंचा है। और है हमारा एक आता है इसमें यूक्रान का पठार। हाँ, यूक्रान का पठार। एक आता है अलास्का का पठार, ठीक है। ये कुछ हैं जो अंतःपर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। आगे बात करें हम नंबर 2 की, तो आता है पर्वतपदीय पठार। पर्वतपदीय पठार की बात करें तो ये होता है पर्वत और मैदान के बीच जो भाग ऊंचा उठा हुआ होता है उसको बोला जाता है पर्वतपदीय पठार। एक साइड तो हो गया पर्वत और दूसरी साइड हो गए मैदान, और उनके बीच में जो भाग होता है उसको बोला जाता है पर्वतपदीय पठार। इसके अगर हम उदाहरणों की बात करें तो एक है हमारा पिडमांड पठार, जो है हमारा यूएसए में। और एक है हमारा पेंटागोनिया पठार, ठीक है। अब हम
तीसरे नंबर की बात करें, एक आता है हमारा महाद्वीपीय पठार, जो ये है हमारा महाद्वीपीय पठार। जो समुंदर के पास जो पर्वत होते हैं और पर्वतों से दूर जो स्थित पठार होते हैं उनको बोला जाता है महाद्वीपीय पठार। आसान भाषा में समुंदर और पर्वत से दूर स्थित पठार महाद्वीपीय पठार कहलाते हैं। तो इसमें आता है हमारा पहला, जो महाद्वीपीय पठार की बात करूं तो इसमें जो पर्वत होते हैं और जो महासागर होता है या समुंदर होता है उनसे दूर स्थित जो पठार होता है उनको बोला जाता है महाद्वीपीय पठार। तो इसमें हमारे एक तो आता है ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ील का पठार अफ्रीका में, और एक आता है ओजारक का पठार। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 भाग। अब हम आगे बात करें चौथे भाग की, जो होता हमारा तटीय पठार। तटीय पठार, आप नाम से ही समझ गए होंगे, तटीय पठार को जो समुद्र के तटों पर स्थित होते हैं उनको बोला जाता है तटीय पठार। समुद्र के निकट स्थित पठार को बोला जाता है समुद्रीय तटीय पठार। अगर इसके उदाहरण की बात करें हम, तो एक है छोटा नागपुर का पठार, जो है हमारे भारत के अंदर प्रायद्वीपीय पठार के पास है छोटा नागपुर का पठार। और 5वें नंबर की बात करें तो 5वां नंबर है हमारा गुंबदाकार पठार होता है एक, गुंबदाकार पठार होता है। इसका मतलब है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो उनसे जो बीच में जो टकराने से आवाज़ होगी या फिर वहाँ पे कुछ ज़मीन वगैरह होगी तो जो वो ऊपर उठ के आती है। जैसे कि मैं आपको समझाने के तौर पर, जैसे ये हमारी प्लेटें हैं और ये प्लेटें हैं और बीच में एक जगह है, अगर इसको हम आपस में ये प्लेटें टकराएंगी तो ये ऊपर की साइड जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इसको बोला जाता है गुंबदा का पठार। जैसे कि ये हमारी प्लेटें हो गई, ये आपस में टकराएंगी तो इससे ऐसे मैदान ऊपर की साइड बनेंगे, तो गुंबदाकार पठार होते हैं हमारे ये। अब आगे हम बात करें, इन पठारों की बात तो हो गई, इन पठारों यही बस आता है पठारों के बारे में। आगे बात करें हम अब मैदान के बारे में। आपको एक अभी ये थ्योरी के हिसाब से चल रहा है, आगे हम हर एक जगह को, हर एक पठार, नदी, द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप, झीलें, सबको मैप से करवाएंगे आपको। ठीक है, अभी एक बार ये थ्योरी चैप्टर ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको एक एक चीज़ अलग से करवाई जाएगी मैप से। ठीक है, अब आते हैं हमारे मैदान। मैदान दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक है हमारा उष्णकटिबंध,
वो हमारे घास के मैदान। एक है हमारा अपर्दनात्मक पठार, अपर्दनात्मक, और एक है निक्षेपात्मक, निक्षेपात्मक पठार। ठीक है। अपर्दनात्मक पठार के भी 5 से 6 भाग हैं, उनको भी हम करेंगे, और निक्षेपात्मक पठार खुद में एक ही है। तो इसके जो अपर्दनात्मक पठार क्या होता है? अपर्दनात्मक पठार होता है जैसे कि कोई नदी, हिम, या फिर धूल या पत्थर, इनके जमाव से जो मैदान बनते हैं उनको बोला जाता है अपर्दनात्मक मैदान। ठीक है। और एक इसमें पहला हमारा आता है लोइस मैदान। लोइस मैदान, लोइस मैदान होता है जो हवा द्वारा उड़ाकर मिट्टी लाई जाती है और वो इकट्ठी हो जाती है, उससे बनता है लोइस मैदान। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी से जो मैदान बनते हैं उनको बोला जाता है लोइस मैदान। आगे आता है हमारा कसर्ट मैदान। कसर्ट, कसर्ट मैदान होता है जो चट्टानों या पत्थरों से घुलकर जो कण आकर जम जाते हैं। कसर्ट मैदान होता है चट्टानों या पत्थरों से घुलकर जो कण नीचे आकर या बहकर आते हैं और वो एक जगह जम जाते हैं, उनको बोला जाता है कसर्ट मैदान। इसमें बहकर क्यों आएंगे? क्योंकि नदियों से पानी में ये बहकर कट कर ये कण आ जाते हैं और उससे कसर्ट मैदान बन जाता है। ठीक है। एक आता है हमारा संप्राय मैदान। संप्राय, संप्राय मैदान की बात करें तो ऊपर पर्वतों से या पहाड़ों से जब नदियां समुंदर की तरफ जाती हैं तो उनसे समुंदर के निकट, नदियां समुंदर की तरफ जाती हैं और उनसे समुंदर के निकट जो मैदान बनते हैं उनको बोला जाता है संप्राय मैदान। मतलब पहाड़ों से और पर्वतों से नदियाँ आती हैं, ठीक है, आपको ही पता है, और वो समुंदर के निकट जब आती हैं तो उसके अंदर धूल मिट्टी कण वगैरह बहुत सी चीज़ें आकर समुंदर के निकट जो तट होता समुंदर का वहाँ पर आकर रुक जाते हैं और नदी समुंदर में चली जाती है। तो जब वो चीज़ें वहाँ पर जमती हैं उनको बोला जाता है संप्राय मैदान। वहाँ पे एक मैदान का निर्माण होता है। एक आता है हमारा ग्लेशियर मैदान। ग्लेशियर मैदान जो हमारी बर्फ़ होती है या हिम होती है उसके जमाव से, बर्फ़ के जमाव से जो मैदान बनते हैं उनको बोला जाता है ग्लेशियर मैदान। ठीक है। हिम या बर्फ़ के जमाव से जो मैदान बनते हैं उनको बोला जाता है हमारा ग्लेशियर मैदान। एक आता है फिर हमारा रेगिस्तानी मैदान। रेगिस्तानी मैदान, रेगिस्तानी मैदान की बात करें हम, जब रेगिस्तान के अंदर
वर्षा आती है, राजस्थान में जब वर्षा आती है और रेगिस्तान सूखा रहता है और उनसे जब मिट्टी कट कट कर नीचे आती है या मिट्टी कट कट कर बहती है उस वर्षा के पानी में, या वर्षा जो नदी बनाती है रेगिस्तान में, वर्षा से जो नदी बनती है उससे एक मैदान का निर्माण होता है, उसको बोला जाता है रेगिस्तानी मैदान। या आप लिख सकते हो वर्षा की नदी से, वर्षा की नदी से ये रेगिस्तानी मैदान का निर्माण होता है, क्योंकि जब वर्षा आएगी तो बालू मिट्टी या वहाँ पर कुछ कंकड़ पत्थर होंगे, उनको ये नीचे बहा कर ले जाएगी या फिर उनको काटेगी, उनका अपरदन करेगी। अपरदन होने से वहाँ पे एक मैदान स्थित फैलेगा, मैदान जमा होगा, उसको बोला जाता है रेगिस्तानी मैदान। ठीक है, ये थे हमारे इसके अपरदनात्मक मैदान के कुछ भाग। अब हम बात करेंगे निक्षेपात्मक मैदान के बारे में। निक्षेपात्मक मैदान की बात करें तो ये होते हैं जो बड़ी बड़ी बेसिनों से या नदी बेसिनों से जो मैदान बनते हैं उनको बोला जाता है निक्षेपात्मक मैदान। इसकी हम बात करें, बड़े बड़े नदी बेसिनों से जो मैदान बनते हैं उनको बोला जाता है निक्षेपात्मक मैदान। जैसे इसमें आती हैं नदियाँ गंगा नदी, मिसिसिपी नदी, और हो गई हमारी हवांगहो नदी, आमूर नदी, जैसे ATC आदि। ठीक है, गंगा, मिसिसिपी, हवांगहो, आमूर नदी आदि और भी बड़ी बड़ी काफ़ी नदियां हैं, उनसे जो जलोढ़ के मैदान बनते हैं और डेल्टा के मैदान बनते हैं, जलोढ़ मैदान और डेल्टा के मैदान बनते हैं, उन्हीं को निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। जो बड़ी बड़ी नदियों से नदी बेसिनों से जो मैदान बनते हैं उनको बोला जाता है क्या, जलोढ़ मैदान या डेल्टा के मैदान। अब आगे हम बात करें तो इसमें एक हमारा मैदान आते हैं आगे, घास के मैदान। घास के मैदान के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही, आपको एक एक पॉइंट हर जगह बताया जा रहा है और कंटिन्यू करते रहेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करें घास के मैदानों के बारे में। घास के मैदान, घास के मैदानों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा आता है उष्णकटिबंधीय बांध मैदान, उष्णकटिबंधीय घास मैदान। दूसरा आता है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास मैदान, इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और सेम कंडीशन यहाँ पे है, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक आता है सवाना, जो होगा हमारा अफ्रीका में, और एक आता है कंपोज, जो होता है ब्राज़ील में, और आता है हमारा लानोस,
ये वेनेजुएला व कोलंबिया में है। वेनेजुएला व कोलंबिया में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। अभी इस साइड हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में, तो इन्हें भी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें हम, एक आता हमारा वेल्ड जो साउथ अफ्रीका में है, एक आता डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में है, और आता है हमारा स्टेपी जो एशिया, रूस, चीन और जो रूस के मंचूरियन प्रदेश हैं, मंचूरियन प्रदेश, उनमें भी ये स्टेपी घास के मैदान आते हैं। और है हमारा पंपास जो अर्जेंटीना में है, ठीक है। एक है प्रेरी जो यूएसए या कनाडा में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ घास के मैदान हुए और इनको भी दो भागों में बांटा गया है, घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो दोस्तों आज हमने घास का मैदान या मैदान और पठारों के बारे में जितना भी जाना है, इससे बाहर आने वाला कुछ भी नहीं है। अगर आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटने दूंगा, अगर कोई पॉइंट छूटता भी है तो हमारा मैप जो हम मैप के साथ जो जिक्र करेंगे, ज्योग्राफी को हम मैप के साथ करेंगे, उसमें कवर कर लेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर सभी नहीं आ सकते, और अगर मैं यहाँ पे सभी करवाने लगा तो आपको समझ में भी ज़्यादा नहीं आएगा। मैं सिर्फ ये एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से करवा रहा हूँ, और मैप में आपको हर एक एग्जाम्पल के बारे में बताया जाएगा, कौन सा किस महाद्वीप में है, किस द्वीप पे है, और किस जगह पर किस चीज़ की सीमा बनाता है, ठीक है, और किस से अलग होता है। हर एक चीज़ आपको करवाई जाएगी। हमारा 2 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा बस 3 से 4 दिन का रह गया, और आगे हम फिर लेकर आएंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। उसके अंदर भी बहुत ही इंटरेस्ट पैदा होगा। आप ये कीजिए, इससे बाहर आने वाला कुछ भी नहीं है, मैं यही बात बार बार कहूँगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। धन्यवाद।